नहीं, शर्मा जी हाँ जी। आ गए हैं। जी नमस्ते। अरे प्रणाम सर। नमस्ते। सर जी आपको आप सभी को पुनः नमस्कार। जी। पुनः देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप ही इसमें काफ़ी लोग हैं जो पहले भी थे, आप जब आए थे हमारे वेबिनार में। आज भी काफ़ी नए लोग हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। हम क्या एक कार्यक्रम में हैं आज के जी दिन। जी अभी हमारे एक बाहर से लोग आए हुए हैं, तो जी मैं आपसे बात हुई थी कि मैं एक बार आपके साथ आ जाता हूँ, जी क्योंकि यहाँ पे हम एक 7 दिन का शिविर लगा हुआ है, उसमें मैं शामिल हूँ। जी। तो इस समय का जो सत्र चलता है वो 9 बजे तक चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, मैंने तो बताया कि हमारे विशेष आग्रह पे आपने मना नहीं किया हमारे को, बातों को रखा हमारी बात को। इसके लिए बहुत जी बहुत आभार, बहुत बहुत नहीं नहीं, मैं सभी धन्यवाद। को और नमस्कार कर रहा हूँ। जी आप सभी जी, लोगों के नमस्कार साथ। सर। जी तो नमस्कार। जी, आपका स्वागत है सर। और हमें गांव में है तो यहाँ बिजली भी थोड़ी कम है। प्रकाश। कोई बात नहीं सर, हम लोग भली बात देख पा रहे हैं। जी तो आपकी आपकी कृपा कितनी है, आपको बिजली की जरूरत नहीं सर। वही बोला। एब्सोल्युटली राइट। तो मैं सर पहले तो आपका परिचय करा दूं। हमारे सुरेंद्र सर हैं जो आज के, हम वैसे भी चेयरमैन हैं आज की सभा के, और हमारे सर। बड़े भाई हैं, काफ़ी सीनियर हैं, और हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और सर ये आप तो जानते पद्मश्री हैं महेश भाई शर्मा जी जो। जी जी जी, बिल्कुल। और स्वागत है सर। तो हम लोग अब सर शुरू करते हैं। तो सर आपके पास अभी कितना है? आधे घंटे का समय ना सर? तो पहले आपको ही हम ले लेते हैं। कोशिश करता हूँ कि जी मैं आधा घंटे आपके साथ रहूँ। जी जी। तो हम अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम आपको बाद में बुलाने वाले थे, लेकिन आवाज किसी की ऐसी आ रही है ये शायद संजय मेरी। जी की है, संजय नागरकर हांगकांग से। वो होंग अपने ना, आप लोग सब लोग म्यूट कर लें तो बेहतर रहेगा। चलिए सर, मैंने म्यूट कर दिया। और नहीं, हाँ, आप सही है। थोड़ा सा अच्छा, आप दूसरी जगह से भी जुड़े हैं ना संजय सर? आपका जो नहीं, कभी, वो मोबाइल से, हाँ वो आप सही है। हाँ वो प्रॉब्लम दे रहा था। आपका मोबाइल से भी शायद आप जुड़े हैं क्या, या कहीं से? नहीं दो नहीं, वो स्क्रीन आ रही एक हैं। एक एक से ऑफ हो गया। हाँ, तो हमने प्लीज़ स्विच आप किया। म्यूट कर लें, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध है कि आप सभी म्यूट कर लें, और कैमरा हमेशा ऑन रखें सर, अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य एक दूसरे को जानना है और देखना है। और ये वेबिनार तो एक बहाना है, क्योंकि जब मिलते हैं तो ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। अभी आप सभी का आज के आभासी वेबिनार में, आभासी सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, आज है 22 अप्रैल, हम लोग एक महीने पूरे लेट हैं किसी कारणवश, या तो समय हम लोग, या समय नहीं आया था मिलने का, तो उसके लिए कोई मतलब हमें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो 22 मार्च को, जैसे मैं चर्चा कर रहा था, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, तो इस बार भी मनाया गया है। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया है, ईद भी है, और हमारा वो पृथ्वी दिवस भी है। और आज हम जल संकट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है आज का। ये जो यूनाइटेड नेशन ने विश्व जल दिवस मनाने का जो निर्णय लिया 22 मार्च को, इसका जो महत्व को समझाने के लिए, पानी कितना महत्वपूर्ण है और हमें पानी को कैसे उपयोग करना चाहिए, पानी को पूरी तरह जो बर्बाद हो रहा है या दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाने के लिए यह दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और लोगों को इसका महत्व समझाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन की एक थीम निर्धारित होती है।
तो साल 2023 की जो जल दिवस की थीम है वर्ल्ड वाटर डे 23, एक्सेलरेटिंग द चेंज, यानी परिवर्तन में तेजी निर्धारित की है। बता दें कि धरती का करीब 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 3% या उससे भी कम जो जल है वो पीने योग्य है, और इस 3% में भी 2% बर्फ और ग्लेशियर के रूप में स्थित है, और मतलब 1% और लेस देन 1% जो तालाब, कुएं, नहर आदि में पाया जाता है वो भी सूखते जा रहे हैं। पानी बुरी तरह दूषित हो रहा है। और आज के जो हमारे वक्ता हैं, तीनों आदरणीय वक्ता, जिसमें बहन मनीषा जी हैं, अपने राय सर हैं, महेश भाई जी हैं, ये पूरी तरह अपने जीवन को पानी, जल, जंगल, जमीन, जानवर और नव विज्ञान सब साथ में मिश्रित करके पानी को पूरी तरह बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिए हैं। जैसे हम लोग अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर रहे हैं, इनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। ये दूसरे के जीवन को कैसे उठाया जाए उसके लिए अपने जीवन को होम करके काम कर रहे हैं। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है, और हम इनको बारंबार नमन करते हैं, और इनके मुखार बिंदु से हम कुछ बातें सुनेंगे जो हमें हो सकता है हमारे जीवन में या हम सबके जीवन में चेंज लाने के लिए एक लाइन ही बहुत ही उपयोगी हो। तो हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने के पहले आज के हमारे चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र कुमार सिंह, जो हमारे सीनियर हैं, और आप आबकारी विभाग से रिटायर्ड हैं, और सर का जो प्रयास रहा कि इन्होंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के जितने लोग हैं पुराने, उन सबको मिला के एलुमनाई एसोसिएशन बनाई, और उसको एक सुचारू रूप देते हुए उसको कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग सभी इनके सहयोगी हैं। जैसा सर आदेश देते हैं हम लोग उस तरह काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, लेकिन सर का इतना अच्छा स्वभाव है कि कभी नाराज़ नहीं होते और समझाते हैं। एक जो बड़ा भाई होता है उनकी ये भूमिका रहती है। बड़ा भाई हम लोग एक पिता तुल्य भी होते हैं, तो आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, तो उसी तरह इनका बिहेवियर रहता है। कभी एनी टाइम 24/7 हम लोग कॉल करते हैं। कभी हमने ये नहीं सुना कि यार तुमने क्यों कॉल किया किस टाइम पे। तो सर को मैं बुलाना चाहूँगा कि सर आप ना थोड़ा सा एलुमनाई एसोसिएशन बनाए हैं आपने, तो ये कैसे क्या है इसका उद्देश्य थोड़ा सा रखें, फिर हम आगे अपने कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो आदरणीय सुरेंद्र सर। धन्यवाद। सभी स्वजनों को नमस्कार। मेरा सन 2000 में मेरी पोस्टिंग जबलपुर हुई थी। उसके बाद से लगातार मेरा इंटरेक्शन पुराने छात्र थे उनसे होता रहा, और 2004 में मुझे मिली ये एलुमनाई संघ बनाने का। और उसमें हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे एलुमनाई थे वो प्रोफेसर पालन सर थे, और मैं उनके साथ उपाध्यक्ष था, और सम्मति भाई सचिव थे। हम 3 लोगों ने ही लगातार स्टिल नाउ अब तक जितने भी काम किए हम ही लोगों ने किए, और लोग छोड़ा। अभी जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने ये व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया। उसमें जो अपने संजय नागरकर जी हैं, इनका तो मीटिंग में भी जुड़े थे, और इनका जो मैंने कैलिबर और वो सब देखा तो हम लोग भी बूस्ट हुए, और इनने हमको बूस्ट किया, तो वो सिलसिला चल पड़ा है। और उसी सिलसिले में आप सब आज हाजिर हैं। तो मैं बस निवेदन करूंगा कि हमारे जो प्रथम वक्ता हैं पद्मश्री जी हंस जी, वो अपना व्याख्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने वक्ता जो जो आज जैसा आपने आदेश किया, प्रथम वक्ता आदरणीय महेश शर्मा जी हैं, उनके छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए, वैसे सभी लोग जानते हैं फिर भी ये परंपरा है, थोड़ा सा उसका निर्वहन करना पड़ेगा। तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए हमारे बीच हैं संजय सिंह सर, जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, पर्थ। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय महेश शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा सभी लोगों को बताएं, तो प्लीज़। थैंक यू मद्रेस सर, नमस्ते। आज के दौर में हम सबके कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब पावर, मनी, पॉलिटिक्स ये अट्रैक्शन है, लेकिन एक्सेप्शंस के बीच में हमारे पास भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं, पद्मश्री महेश शर्मा जी, कि जिनने अपना जीवन परमार्थ के लिए रखा हुआ है, लगा रहे हैं अपना, उनका कुछ नहीं है कम्युनिटी के लिए। आपको झाबुआ का गांधी भी कहा जाता है। आपने
2007 में शिवगंगा संगठन की संरचना की। आदिवासियों की पुरानी परंपरा को आपने जागृत किया, जिसका नाम है हलमा, जिसमें वो सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक टाइम में एक व्यक्ति को, एक फैमिली को सहयोग करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक आंदोलन चलाया और अलग अलग उसके उनने सेगमेंट बनाए जो कंप्रहेंसिव है हमारी पूरी नेचर के लिए। जैसे जल संवर्धन, उसमें उन्होंने कम से कम 70 से ज्यादा तालाब बनाए हैं और 1 लाख से ज्यादा नाले, ट्रेंचेज बनाई हैं, जिनसे करीब करीब 400 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी बचाया जा रहा है किताई। फिर उन्होंने एक और उसके साथ जुड़ा जंगल संवर्धन, जिसमें वो भीलों की एक माता वन परंपरा थी, उसको जागृत किया, उसको बढ़ावा दिया। 600 गांव उससे आज फायदा लेके करीब 70,000 वहां पे प्लांटेशन हुआ है। जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, इसके लिए भी आपने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कि वो पैदावार बढ़े और जो टॉक्सिक है उसकी खत्म हो। जानवरों के विषय में भी आपने काम किया और बाकी ये सब चीजों के ऊपर जो साथ साथ जो जरूरी है जन, उनको भी आपने साथ में लगाया और ग्राम समृद्धि टोली बनाई गांव गांव में, करीब 600 गांव में उन्हें किया है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका इतने छोटे टाइम में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, उनकी पूरी चीजें बताना बहुत टफ है। मैं चाहूंगा और हम सब लोग चाह रहे हैं कि हम महेश जी से उनके अनुभव, उनके विचार, उनके आदर्श जो उन्होंने पाल रखे हैं, हम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय महेश शर्मा जी, प्लीज़ आप अपने वक्तव्य को शुरुआत करें। अनम्यूट कर लें सर। सर पहले अनम्यूट कर लीजिए। सभी को नमस्कार। प्रणाम सर। जी सर्वप्रथम तो जायसवाल जी ने जैसे ही मुझे सूचना दी, तो मैं पहले भी आपसे एक कार्यक्रम में जुड़ चुका था, तो अच्छा लगा। सद्विचार, सद्भावना लेकर के काम करने वाले जितने भी भारत में लोग हैं, वो वास्तव में हम सब मिलकर के पॉजिटिव ऊर्जा है। तो उसी भावना से मेरे मन में आया कि कैसा भी हो, पर मैं कुछ समय के लिए आपके बीच में रहूं, आपकी बात भी सुनूंगा और सुन भी रहा हूं मैं। ये झाबुआ का परिचय संजय जी ने बताया, तो संक्षेप में मैं उसी बात को इस रूप में बताना चाहता हूं कि जो भी हम सभी लोग हैं, आप में कोई अलग नहीं है। पहली स्थिति हमारी भी ऐसी थी कि जल समस्या को लेके चिंता थी। झाबुआ जिले की चिंता का कारण कुछ और भी था। वो कारण ये था कि 1998 में मेरा झाबुआ आना हुआ। मैं वनवासी कल्याण परिषद में प्रदेश का महामंत्री होने के नाते आया, और कोई संस्था सर्वे करती है, अध्ययन करती है काम कैसे करना। तो झाबुआ जिले में 60% लोग 6 महीने की जीविकोपार्जन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाते थे। 12.5 लाख की जनसंख्या में 60%। दूसरी तरफ जनजाति बहुल क्षेत्र है, ये भील समाज ज़्यादा रहता है, आदिवासी, ट्राइबल अनेक नाम से पहचाना जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है ये पढ़ने में ध्यान नहीं देते, ये उन्नति नहीं चाहते। तो ये सारी बातें देख कर के मुझे लगा कि जो समाज 6 महीने जीविकोपार्जन के लिए घर छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चों को ना पढ़ाना चाहता। ये एक जैसी बातें नहीं है। पुरुषार्थी समाज और उसको भविष्य में आगे उन्नति की इच्छा ना हो, ये संभव नहीं। स्कूली पढ़ाई छोड़कर के 88% लोग, लड़के मजदूरी करने लगते थे। कॉलेज में 12% लड़के पहुंच पाते थे। स्कूल चलो, स्कूल पढ़ो, तो 12% के लिए ही विचार हो रहा था। 88% समाज, युवा, वो या तो समाज को छोड़ चुका था या समाज उसे छोड़ चुका था। तो 60% लोग पलायन कर रहे हैं, ये भाषा बोली जा रही है। और 88% युवा कॉलेज की पढ़ाई के पहले ही बाहर हो गया, और उसके लिए शासन की कोई योजना नहीं।
तो ये विचार आता था कि ऐसा कोई स्थान है, यहाँ कितना फ्रस्ट्रेशन होगा आगे चल के। पढ़ना नहीं चाहते, अपनी उन्नति नहीं चाहते, तो ये आरोप भी कितनी सच है। तो जो आपने बताया कि हलमा परंपरा या मातावन परंपरा है, तो हम बुजुर्गों से बात करते थे, युवाओं से बात करते थे, तो उसमें बताते थे पहले वास्तव में वर्षा आधारित एक फसल होती थी। गवर्नमेंट ने कई तालाब बनाए थे, वहाँ 2 फसल होती थी, वहाँ पे पलायन नहीं होता था। और जहाँ तो ऐसी स्थिति में जब वो घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो उनके परिवार बच्चे साथ जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते। आरोप ये लग रहा है कि स्कूल में बच्चे पढ़ाना नहीं चाह रहे। दूसरा चैलेंज ये है कि उन्हें 6 महीने की जीविकोपार्जन के लिए भीख नहीं मांगना, कुछ करना है। और वृद्ध लोग घर में रह गए, उनकी भी सेवा नहीं, पशुपालन वो भी उजड़ गया। तो एक प्रकार से एक अच्छा पुरुषार्थी समाज अपमान की मार झेल रहा था। तो उस स्थिति से रास्ता निकालने के लिए बात आया कि यदि हम 6 महीने के लायक खेती और कर ले, दूसरी फसल हो जाए, तो एक रास्ता निकल सकता है। तो हम लोग इस पर विचार करते करते सोच रहे थे कि भारत में ये जल समस्या अभी आ रही है, गवर्नमेंट वाटर शेड योजना बना रही है, पर पुराने समय में क्या रहा होगा। तो भगीरथ की एक कथा ध्यान में आई कि भगीरथ ने भी तो पानी रोकने के लिए गंगा को धरती पर लाया, और वो एक बड़ी पौराणिक आख्यान है। फिर अत्रि और अनसुईया का आख्यान है कि उन्होंने मंदाकिनी नदी का प्रवाह बनाया। तो हम ऐसी चर्चा कर रहे थे कि हम क्यों नहीं कर सकते। हम सरकार के प्रयासों से और हमारे दोनों के प्रयासों से कैसे संभव नहीं कि हम भी भगीरथ बन के कोई बड़ी योजना बनाए। हम ये भी बता देते कि आज राजस्थान में बड़ा रेगिस्तान है, यदि कहीं वहां पे भी कोई भगीरथ हो जाता तो वहां भी कोई नदी बह रही होती, और उत्तर प्रदेश में हो गया तो वो नदी गंगा आज भी बह रही है। तो हमने ऐसी अनेक बातों को लिया, तो बात आई कि बिलों में भी एक परंपरा है एक काम करने की, और वो थी हलमा। और सचमुच उस हलमा के आवाहन को लेकर के लोग पानी रोकने आ गए और छोटे छोटे तालाब बनाए। शुरू में हमने 2004, 5, 6 में बनाए, और बिल्कुल वो अंदर उत्साह बढ़ते थे, पर वो पानी अधिक परिणामकारी नहीं था। बाद में जो आधुनिक तकनीकी की विशेषज्ञ थे, हमारे इंदौर में GSITS एक नाम का एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मेरे मित्र और शिवगंगा के वनवासी कल्याण परिषद के अध्यक्ष है हरजी चौहान। वो IIT 84 में पास कर चुके थे, और उन्होंने जनजाति समाज के लिए संकल्पित होकर कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मित्र इंजीनियर हैं, हर तरह से तकनीकी शिक्षा दे सकते हैं, और वो स्वयं जनजाति समाज के थे बिलाला। तो हमारे समाज को यदि ठीक ढंग से समझा जाए तो हम ये बहुत सा काम स्वयं कर सकते हैं। तो हम लोगों को खास करके, जैसे आपने मुझे कहा, तो मुझे भी उस समय विश्वास नहीं होता था। जब हरजी हमें बताते थे तो हमें ऐसा विश्वास नहीं होता था, पर उन्होंने कहा नहीं आप करके देखो। जो भीलों का स्वभाव है वो बहुत लंबे समय काम करने का है, और ज़्यादातर उसकी परंपरा में है समाज का साथ रहना। जंगलों में रहने से वो शेरों के साथ रहना सीख गए थे, तो उन्हें डर नहीं लगता बच्चों से। तो वो एक विशेष प्रकार का समाज है, इसके साथ मिलके काम करने के वो तरीके नहीं है जो शहरों में हम करते हैं। तो मुझे वो बात ध्यान में आई, और उसके लिए मैंने 4-5 साल लगाए वहाँ, और वो संबंध बना पानी रोकने के लिए हलमा। और हलमा को हमने कहा कि हम भगीरथ बन के हलमा करेंगे और बारिश का पानी रोकेंगे। तो जैसे आपने उल्लेख किया कि 70 तालाब बने, तो निश्चित रूप से अब वो तो हर साल बनते हैं, इस साल और बन गए तो 100 से ज़्यादा हो गए हैं। ट्रेंचेज हम खोदते हैं तो उसका जल स्तर बढ़ता है। मातावन हम करते हैं तो उसमें वृक्ष लग गए, 1 लाख से ज़्यादा बड़े वृक्ष हो गए, और हम हर वर्ष लगाते हैं। कुपोषण निवारण होता है तो हम विटामिन की गोलियां, या मनुष्य के अंदर खून रक्त बढ़ाने की जगह हम कहते हैं फलदार वृक्ष लगाओ। तो ये समाज से जिस तरह से हमने अप्रोच की
जिसको हमने कहा कि सोशल कैपिटल, सामाजिक शक्ति, समाज को सशक्त करने वाली, जिसे जायसवाल जी परमार्थ की प्रेरणा बता रहे थे कि हर व्यक्ति अपने लिए करे जिससे मांगना नहीं पड़े, और समाज को सशक्त करने के लिए करे जिससे कोई गरीब ना रहे, कोई झगड़ा ना हो, कोई दुखी ना रहे। तो वो काम हमने फिर 2007 में एक टीम बना करके किया, जैसे आपने कहा कि एक शिवगंगा नाम की संस्था बना ली, कि गांव को केंद्र बनाया, और अभी हमने वो लगातार उसको चलते चलते इस स्टेज पे आएगी, गांव के लिए जीना। जैसे हम कहते हैं देशभक्त हैं, भाई मैं मेरे गांव में क्या कर रहा हूँ। तो ऐसी एक झाबुआ जिले के अंदर 1320 गांव में ऐसे 700 से ज़्यादा गांव होगा जहाँ हर गांव में अपने गांव को 10 साल में कैसा बनाना है, कितना पानी चाहिए, कितना जंगल चाहिए, पशुधन के लिए क्या करना है, और हमें समस्याओं को हल करने के लिए क्या सीखना है, सीखने के लिए क्या अपने अंदर तैयारी करना है। तो एक जल आंदोलन से एक जन आंदोलन जैसा स्वरूप दिखाई देने लगा। तो वो सचमुच जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, पर जनजाति समाज का वैशिष्ट और प्रबुद्ध जनों का सहयोग, आईआईटी, सबसे पहले तो हमें टाटा इंस्टीट्यूट का सहयोग मिला। टाटा इंस्टीट्यूट में हरजी के मित्र थे प्रोफेसर मजूमदार, उन्होंने कहा मैं इसमें सहयोग करूंगा, तो उन्होंने अपना ग्रुप भेजा। फिर आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, ऐसे सारे आईआईएम के संस्थान के छात्र हरजी के कारण आने लगे। तो यहाँ पर गांव का अध्ययन, किसी योजना को लेके नहीं जाना, गांव में चल रही योजनाओं में इन्वॉल्व होना और काम इवॉल्व होने लगे। ऐसे हमने कुछ छोटी छोटी बातें सिखाने नहीं जाना, उनके साथ रह के सीखना कि वो करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। उनके लिए नहीं करना, उनके साथ करना, उनके साथ मिलके करना। उनके लिए शिक्षा, उनके लिए आर्थिक, ये नहीं, उनके लिए कुछ नहीं करना, उनके साथ करना, मिलके करना। तो ऐसे प्रयोग हम करते गए, और उस प्रयोग का एक परिणाम ये रहा कि झाबुआ जिले में अभी एक समाज में आत्मविश्वास आया हुआ दिखता है। तो हम, जैसे आपने भी कहा कि हम आना चाहते हैं, और हम लोग भी यहाँ बाहर जाते हैं देखने के लिए, जहाँ जहाँ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सब जगह एक दूसरे की प्रेरणा है। तो हम भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आपसे हम सुनेंगे, हमसे आप सुनेंगे, और जहाँ जहाँ अच्छा है हम यहाँ हर वर्ष ट्रेनिंग के रूप में दिखाने के लिए ले जाते हैं, और हम भी कहते हैं कि आप आओ, तो जो यहाँ की अच्छाइयाँ वो बाहर जाए और बाहर की अच्छाइयाँ यहाँ आए। तो इस तरह का एक अभियान हमने शुरू किया हुआ है झाबुआ जिले में। अब वो 2 जिले हो गए हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। फिर उसके आसपास जिले के लोग इसमें आने लगे, तो कुछ बांसवाड़ा राजस्थान का उसमें थोड़ा जुड़ गया, फिर गुजरात का दाहोद और पंचमहल, पर हमने विस्तार नहीं किया, पर वो सुन सुन करके इसमें आने लगे। और मध्य प्रदेश का धार जिला, रतलाम जिला, ऐसे स्वाभाविक रूप से उसमें जुड़ता गया। तो एक अच्छा जल आंदोलन से लेके एक जन आंदोलन, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर, नव विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी, ये संवर्धन से समृद्धि, ये गांव के स्तर पे गांव के लोग मिलकर के, जिसमें पुरुष हैं, महिला हैं, युवा लड़कियां हैं, ये एक टीम बना करके हम लोगों ने प्रयास किया, जिसे हम बोलते हैं जन संवर्धन, कि अपने लिए करना कर्म है और समाज के लिए करना धर्म है। अपने लिए करने से हम स्वावलंबी बनते हैं, और समाज के करने से स्वाभिमान बढ़ता है। तो स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये हम लोगों ने ऐसे धीरे धीरे करके सब जगह बात बनाई, सहमति बनाई, और एक समृद्ध गांव जिसमें कोई झगड़ा ना हो। तो हम 5 तरह का गांव बताते हैं कि गांव बलवान हो, सब सुविधाओं से संपन्न हो, गांव समझदार हो, हर बात को गहराई से समझे, गांव ज्ञानमान हो, पुराना नया ज्ञान का मेल हो, गांव परमार्थी हो, और गांव दमदार हो, बुराइयों से लड़ना, अच्छाइयों को कायम रखना। तो ऐसे हम कहते हैं कि बलवान गांव, दमदार गांव, समझदार गांव, ज्ञानमान गांव और परमार्थी गांव, ये बनना। तो हम लोग इसमें धीरे धीरे एक समाज की तरफ से एक सकारात्मक वातावरण हो रहा है कि ये करने लायक काम है, मुझे इसमें समय देना चाहिए। तो घर में खेती गृहस्थी नौकरी करते हुए और इस कार्य को मिलके करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो झाबुआ की पृष्ठभूमि है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो आप लोग आइए, हमको अच्छा लगेगा, बहुत बहुत और आपके साथ हम आए, हमको भी अच्छा लगा। तो
आपको हम धन्यवाद भी देते हैं। जायसवाल जी को आप सब लोगों के दर्शन कराए, उनको भी, और सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बस थोड़ा सा यही है कि मैं बीच में मुझे बुलाएंगे तो मैं एक 5-7 मिनट बाद चला जाऊंगा। एक क्वेश्चन मुझे भाई साहब करना था महेश जी भाई साहब से। जी जी महेश जी भाई साहब नमस्कार। जी हाँ, नमस्ते नमस्ते हेमंत जी, वाह। हाँ भाई साहब मैं एकल विद्यालय में काम करता था महाकौशल प्रांत में, हाँ हाँ, आदिवासी विकास परिषद में। जी जी। और जब मैं यहाँ जबलपुर आ गया, यहाँ बनारस आ गया तो यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मैंने अभी झाबुआ पे काम कराया है, झाबुआ रायसेन मंडला डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल पे। तो झाबुआ पे भीलों पे, लेकिन ये पार्ट मेरा छूट गया है, ये संवर्धन आपका और बहुत सारा काम ये हो रहा है। मेरा जो स्टूडेंट गया था इस पे काम नहीं कर पाया है, अभी थीसिस सबमिट नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा आपसे सहयोग चाहूंगा, पुनः एक बार बच्चे को भेजना चाहता हूँ। आप आइए, भेजिए। जबलपुर से मोनेश मेहरा जी टाटा इंस्टीट्यूट से करके यहाँ पे आए, 2 साल रहे, अभी वो जी। जबलपुर में अपना काम करते हैं। एक बड़ी टीम युवाओं की यहाँ काम कर रही है, जी। जो सतही तौर पर इमेज वर्सेस रियलिटी की जो जी। नीति बनती है वो इमेज पे बनती है, और रियलिटी से नहीं मेल हो तो सफल नहीं होती। हम ऐसा एक काम कर रहे हैं, आप आइए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ट्राइबल पे काम करता हूँ जी। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपके आमंत्रण को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, और जरूर यदि मौका लगा तो आएंगे। अब हेमंत जी वगैरह खैर उसमें इन्वॉल्व है तो जाते रहते हैं, और जी। हम अपने चेयरमैन साहब से भी निवेदन करेंगे कि कभी ले चलें सबको, एलुमनाई एसोसिएशन की जब भी मीटिंग हो ऐसे वहाँ करें झाबुआ में। और सर जैसा कि हलमा के बारे में सर ने बताया, झाबुआ का सचित्र वर्णन हमारे सामने रखा, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। यदि आप ने अपना जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहें तो बैठिए, और नहीं तो हमें सर अनम्यूट कर लें। और यदि किसी के मन में क्वेश्चन आंसर जो भी होगा, यदि आप सर समय दे पाए बाद में तो ठीक है, नहीं तो हम अभी बुला सकते हैं। मैं 5 मिनट आपकी बात सुनने के बाद फिर अपने आप चला जाऊंगा। जी ठीक है, तो हम बुलाना चाहेंगे इसके बाद अपनी बहन मनीषा जी को। सर इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और ये भी पूरी तरह से समर्पित हैं, और इन्होंने एनजीओ बना के जो काम कर रही हैं। उसके बाद हमारे जो राय सर हैं, तो मनीषा जी के परिचय के लिए फिर से मैं आग्रह करूंगा अपने संजय भाई से। संजय सर हमारे सीनियर हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दें सबको, कि आप, वैसे हमारे लिए तो अननोन नहीं है, लेकिन आप काफ़ी लोगों के लिए अननोन है अभी, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी जीवन से, जब विद्यार्थी परिषद में थे तो हम लोग सब साथ ही थे, और पारिवारिक संबंध भी रहे हम लोगों के, अभी भी हैं। तो प्लीज़ संजय सर। थैंक यू मधुरेश। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आऊँ और मुझे परिचय कराने का मौका मिल रहा और ज़्यादा जानने का। तो हमारे बीच में अब दूसरी वक्ता होंगी मनीषा जी। आप इस समय सचिव हैं सहजीवन समिति शहडोल में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, और आपकी जीवन की शुरुआत आपके छात्र जीवन से, आपके अंदर सेवा भाव था, आप अलग अलग चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। स्काउट गाइडिंग में राष्ट्रपति गाइड भी आप कैडेट में रही हैं। विद्यार्थी परिषद में आप एक्टिव थी, वहाँ पे प्रमुख थी, और राष्ट्रीय संगठन की सदस्य भी रही। फिर ग्रामोदय विश्वविद्यालय के खाद्य अभियांत्रिकी विभाग में आपने रिसर्च भी की। दीनदयाल शोध संस्थान में उद्यमता विद्यापीठ में आप प्रभारी थी और बेकरी इकाई की संचालक रही हैं वहाँ। सहजीवन समिति के 9 संस्थापकों में से एक हैं आप, और आकाशवाणी शहडोल में भी आपके कुछ प्रोग्राम शक्ति रूपा कार्यक्रम की नैमित्तिक कंपीयर रही हैं, और पुलिस विभाग के संचालित कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो परिवार फैमिली को हार्मोनी के लिए, उनको एक रखने के लिए परिवार, उसमें भी आप सदस्य हैं। तो जीवन के बहुत सारे पहलुओं को आप टच करती हैं, और सबसे बड़ी जो अंदर आपके सेवा की भावना है। तो आपको नमन, और आपको आमंत्रित करता हूँ आज की इस सभा में अपने विचार देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। और प्लीज़ बहन जी आप। हाँ सभी को मेरी आवाज जरा बैठी है लेकिन समझ में आएगा। आदरणीय महेश जी को प्रणाम, और राय भाई साहब भी हमारे बड़े भाई है, उनको भी प्रणाम। मैं जो हूँ, मैं दंपति के रूप में हूँ, वैसे तो कार्यकर्ता अकेली तो मैं हूँ ही नहीं। और गिरधर जी जो अभी इसी ग्रुप में जुड़े हैं, हम
दोनों लोगों ने ही जो भी काम किया है हम दोनों लोगों ने किया है और कहीं न कहीं मैं अगर अपना व्यक्तिगत करूँ तो मैंने कभी कोई बहुत बड़ी समाज सेवा का तो नहीं सोचा था। मैं तो एक निहायत ही जैसे गृहिणी को जितना दोपहर का समय मिलता है उतने में समाज सेवा करने वाली थी, पर ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि वो रोल करते-करते ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जैसा आदरणीय महेश जी ने कहा कि हम गाँव वालों को सिखाने नहीं बल्कि साथ करने जाते हैं। और मेरा तो अभी तक का भी अनुभव है कि मैं तो सीखने ही जा रही हूँ क्योंकि उन लोग के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब उनसे अगर आप 10 मिनट भी बात करो तो ऐसा लगता है कि ये एक नई चीज़ पता चली पहली बार। और ऐसा लगता है कि असली रिसर्च तो जंगल में ही होनी चाहिए और शैक्षणिक संस्थान भी सारे जो है ना ये महानगरों से हट जाना चाहिए। विशेषकर प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, ये सारे विषय जंगलों की तरफ भी आ जाना चाहिए। शहरों में भीड़ और बिल्डिंग बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरी समाज सेवा शुरू तो बहुत छोटी चीज़ से हुई थी कि 9 लोगों ने वैसे समाज सेवा तो कब से शुरू होती है किसी को भी नहीं पता चलता है। जब स्काउटिंग गाइडिंग में थे, तो उसमें भी सेवा का कुछ न कुछ काम करते थे और परिवार में भी रहते हैं तो अपन बुजुर्गों की सेवा करते ही हैं। परिवार में बहुत सारे मौके आते हैं ऐसे सेवा के। लेकिन औपचारिक रूप से हम लोगों ने सन 2000 जनवरी में शुरू किया सहजीवन समिति, 9 लोगों ने मिलके। तो हमारी कल्पना ये थी कि हम लोग 9 लोग जो हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का उद्योग से संबंधित ग्रामीण आजीविका का जो उद्यम होता है और कुटीर उद्योग, इस पे हम लोग का रुझान था और हम लोग लगभग चित्रकूट में इस तरह के कोई ना कोई काम कर रहे थे। कुछ लोगों का शिक्षा में रुझान था और कुल मिला के हम लोग जितने भी थे 4 दंपत्ति और एक और सिस्टर, हम लोगों का ये था कि हम लोग पति-पत्नी एक-दूसरे को टीम के रूप में ही देखते थे और लगभग शायद ये सब कपल भी बने इसी आधार पे थे। तो बाकी का जो भी व्यक्तिगत रहा उसके अनुसार उनको प्राप्त हुआ, लेकिन हम दोनों का जो व्यक्तिगत संकल्प था उसमें ये था कि गिरधर जी किसान परिवार के सदस्य रहे तो उनका खेती में एक स्वाभाविक रुझान था और मेरा एग्रीकल्चर के विभाग मेरे फादर जो थे वो एग्रीकल्चर विभाग में थे। तो मुझे किसान का अनुभव नहीं था लेकिन मुझे प्रसंस्करण और ये मैनेजमेंट वगैरह कृषि का तो मतलब ये सेक्टर मुझे बहुत पसंद था। तो ये दोनों मिला के हम लोगों का हो गया नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो किसान की बात करें तो जल उसका सब कुछ होता है। मतलब किसान को ना तो अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, ना उसको अच्छे से फ़ोटो खिंचाने का शौक है, ना उसको बाज़ार में भी खूब अच्छी-सी जगह चाहिए। आप देखिए सब्ज़ी मंडी कैसी होती है। किसान एक फटा-सा बोरा लेता है, फटा-सा झोला लाता है, गंदे से 4 फटे हुए झोले लेके साइकिल में सब्ज़ी लेके चला जाता है। उसका प्रेज़ेंटेशन एकदम बेकार-सा होता है, लेकिन फिर भी सब्ज़ी का इंतज़ार हम सब करते हैं। तो किसान एक ऐसी इकाई है, जिसको अपनी चिंता होती ही नहीं है। ऊपर से वो 1 किलो सब्ज़ी बेचेगा तो 2 किलो बाँट देता है। हमारे यहाँ मतलब बचपन से तो मैंने देखा ही है कि मैं भी हमारे घर के आस-पास जो किसान हुआ करते थे, मैं सब्ज़ी लेने जाती थी, बच्चे मतलब जब बचपन में जाती थी, तो वो मुझे 50 पैसे ₹1 किलो कोई चीज़ देते थे, साथ में लगभग उतनी गिफ्ट दे देते थे। खीरा दे देते थे, गिलकी दे देते थे। तो किसान का स्वभाव बेचने का है ही नहीं। उसको बिज़नेस करना उसको पैसे से अपनी चीज़ों का आँकना नहीं आता। उसको जितनी ज़रूरत है उसके अगल-बगल पूरे लकड़ी रहती है, रस्सी रहती है, नदी में जाके नहा लेता है। तो उसको बहुत सारे धन के संग्रह की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे जल के भी संग्रह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसको खेती करना है, तब उसका भगवान बरसा देता है। उसको ये पता है कि ऊपर से बरस जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे पता करते हैं? तो उन्होंने बताया कि दिसंबर में जो हवाएँ चलती हैं, नवंबर-दिसंबर में, उससे हम पता कर लेते हैं कि इस बार जुलाई में बरसात कैसी होगी। तो वो अपने धान का प्रकार और सब अगर जल संरक्षण को समझना है या जल संरक्षण के लिए काम करना है वास्तव में, तो जितने भी लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे पॉलिसी मेकर हों, सबको 1-1, 2-2 साल जंगलों के गाँव में अनिवार्यता लगातार रहना चाहिए। इस अध्ययन के बिना अगर कोई भी योजना बनती है, तो जैसा महेश जी ने कहा कि हम सिले-सिलाए कपड़े ले जाएँ, मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम ज़रूरत और योजना का वो करते हैं, मैच करना चाहते हैं, तो ग्रास रूट से जो चीज़ निकलेगी, वही चीज़ सही होगी। तो इसमें दूसरा बिंदु जो आता है कि भील समाज को जैसे उन्होंने अध्ययन किया और ये तो उनका अच्छा भाग्य था कि हर्ष जी ने अपनी सारी चीज़ें व्यक्त कर दी। ये बहुत बड़ा भाग्य था महेश जी का। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे ऐसे कोई भी आदिवासी परिवार नहीं है जो अपनी पीड़ा कह सके।
शायद लाइट एक्चुअली मनीषा जी गांव में हैं कहीं फील्ड में, तो विशेष आग्रह पर आप भी किसी घर से जुड़ रही हैं, तो इस कारण से आवाज़ में व्यवधान आ रहा है। नहीं नहीं, वो कनेक्शन। जुड़ जाएंगे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ेंगे। मनीषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से कनेक्शन का प्रॉब्लम है। और बाकी कनेक्टिविटी लाइट वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मैं उनको कहने का फिर से जुड़ रही हैं। जी जी, कोई बात नहीं। वैसे मनीषा जी और गिरधर जी, आपके लिए तो यही लाइन याद आती हैं, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। तो आप लोग जो है चर्चा का विषय हो हम लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग वाकई में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और शायद आप लोग उसको ना मानते हो बड़ा, लेकिन हम लोग वाकई मानते हैं आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी लंबी देख लें यदि आप जाके, है ना, हाँ मैं देखता हूँ, है ना, तो बगल में। बगल में ही है। तो यदि यही संभव। हाँ, मैं इस हाँ चलिए, आगे आगे आगे, ठीक। हाँ, ये हम कोई बात गांव नहीं। में यही हुआ जब हम जी मकान जी। मालिक के घर में आ गए। ये कह रही थी कि जल संरक्षण जो बाकी लोगों के जीवन में जिस तरह से रहा है कि बहुत सारी संरचनाएं या एक आंदोलन के रूप में, मेरे जीवन में थोड़ा पॉलिसी के रूप में बहुत रहा है। और पिछले 23 साल से हम लोगों ने यहाँ पुष्पराजगढ़ में और जो बुढ़ार का क्षेत्र है, बुढ़ार क्षेत्र जो है ये ओपीएम का ओरिएंट पेपर मिल का मेन ये एरिया है। तो पानी की कमी यहाँ पर भी काफ़ी है। तो थोड़ा-सा मैं आप लोगों का ध्यान इस पर ले जाना चाहती हूँ कि एक तो होता है कि चोटी से घाटी तक ट्रीटमेंट करें। दूसरा ये होता है कि ज़मीन पे ऐसी चीज़ें न लगें, जो पानी की कमी को खड़ा करती हैं। और दूसरी बात ये है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में विपरीत प्रभाव वाली या विपरीत परिणाम देने वाली गतिविधियाँ जब होती हैं, तो ये एक तरह से पैसा बेकार जाता है। मतलब एक तरफ आप टंकी बना रहे हैं, दूसरी तरफ उसी में छेद भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग क्योंकि साइंस कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस बात को ठीक से और खूब गंभीरता से लीजिए। पता नहीं मेरा ये नेटवर्क कब तक रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। ग्रास रूट पे कोई भी शिक्षित व्यक्ति लगातार जब नहीं रहते, संपर्क में नहीं रहते हैं, तो उसका लाभ भी एक अलग प्रकार से अन्यान्य लोग उठाते हैं। और गांव के जो लोग हैं उनका भोलापन जितना मैंने वर्णन किया है, वो है बहुत भोले हैं वो लोग। और अगर वो कितनी भी मतलब जैसा कहते हैं कि गांव के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मैं कहती हूँ अगर गांव का आदमी अधिकतम बेईमान भी हो जाए ना, तो वो उस शहर या उच्च शिक्षित की बेईमानियों से 1/करोड़ भी नहीं होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जितना बड़ा पाप एक गलत निर्णय लेके या एक गलत योजना बना के करता है, ये गांव वाले ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। इनको प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़ना आता ही नहीं है, इनको बहुत सारा अपने घर में भरना आता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जल से जुड़ी हुई योजनाओं को जिस तरह से लोगों ने अपनी समृद्धि का माध्यम बनाया, उसके कारण जितना संसाधन लगा उतने संसाधन वास्तव में लगा नहीं है। तो आप लोगों का ध्यान मैं इस तरफ भी ले जा रही हूँ कि अगर आपको अब जल संरक्षण पे कार्यक्रम करना है, तो एक रिसर्च, एक स्टडी जैसी करिए, स्टूडेंट बन के करिए। और हमारे जैसे एनजीओ या महेश जी जैसे जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं लोग, इनके जो कार्यक्रम है, इनकी पूरी पॉलिसी, ये जो भी कार्यक्रम है, इनका बारीकी से अध्ययन करिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि संस्थाओं का मुख्य रोल यही होता है कि उसने कोई कार्यक्रम किया, उसमें जो गैप है उस गैप को सरकार तक और समाज तक पहुंचाना। तो ये काम मैंने संस्था के माध्यम से इतने दिन से किया है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि महेश जी जैसे अगर हर जिले में भी लोग हो जाएंगे, तो इन साधु सन्यासियों की ऊर्जा का अवमूल्यन है। इस तरह से अवमूल्यन है कि फिर वो
एक फोटो टांगने लायक पर्सनालिटी बस बन जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि अगर महेश जी ने कोई काम किया है तो अब बाकी सारे जिलों में ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, इसके लिए क्या डिसीजन लें। तो हमारे यहाँ पुराने समय से एक जो परंपरा थी कि आधी उम्र हम लोग 25 साल तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन करिए, 50 साल की उम्र तक आप अपने घर परिवार अच्छे से पाली पोसी खुद धनार्जन करिए, लेकिन 50 साल के बाद का समय आप समाज को दीजिए। और समाज के समय के बाद आखिरी के जो 25 साल होते हैं, जो हमारे 75 के बाद का, वो प्रार्थना को दीजिए। लेकिन महर्षि अरविंद की थ्योरी पे अभी हम लोग थोड़े थोड़े से चलते हैं। हमने खुद ने भी इस काम को करते हुए अपने गुरु को पाया, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा था कि ये तो मनुष्यों के बस के काम का है, मतलब मनुष्यों के बस में है ही नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम है। अगर आप 3 दिन फील्ड में रह जाइए तो इतनी चीजें दिख जाती हैं कि मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है। इतनी ज्यादा गहराई से उलझी हुई चीजें हैं नीचे, जो उन्होंने कहा कि जैसी इमेज है वैसी वास्तव में स्थिति नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इस वेबिनार के माध्यम से बार बार ये कहना चाहूंगी कि अपनी उम्र का 50 के ऊपर वाला भाग समाज का हिस्सा है। अपने समय को, जो आपका समाज के हिस्से का समय है, उसको अगर देंगे तो महेश जी जैसे लोगों की तपस्या काम आएगी। और सचमुच अगर अभी धरती के लिए काम नहीं किया गया, इसमें गिरधर जी अगर कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ें, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो चेतन सिंह सोलंकी जी के साथ भी उनके भी मुहिम में थोड़ा सा हाथ बटाना शुरू किया है। 11 साल की छुट्टी ली है उन्होंने, आईआईटी मुंबई के एक प्राध्यापक हैं। तो 11 साल की छुट्टी लेके एक वो बस लेके घूम रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। तो मेरा कहना है कि ये एक या दो लोग केवल जागरूकता करते हैं तो उनकी प्रशंसा में एक दो पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों को अपने अपने हिस्से का जो समाज का समय है वो भी देना ही होगा, उसके बिना धरती सजेगी नहीं। और जहां तक है हरियाली की बात, तो अगर हरियाली बढ़ाना है तो जो नेचुरली हरियाली होती है, उस हरियाली को जो खत्म करने वाले कुछ उद्योग होते हैं उन पे विचार करना पड़ेगा और कुछ कड़े नियम भी बनाने पड़ेंगे। तो गांव वाले नहीं जानते, उनको तो उनकी आजीविका के नाम पे कुछ भी हाथ में दे दिया जाता है। तो मैं तो शायद इतने ही शब्दों में समझा सकती हूँ कि जल संरक्षण एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जल संरक्षण के लिए जो के विपरीत जो योजनाएं हैं, विपरीत जो कार्यक्रम है, विपरीत क्रियाकलाप है, उनको रोकना भी एक जल संरक्षण के पक्ष में काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपकी पीड़ा बता रही है। और हम लोग सुनते रहते हैं समय समय पर कि यदि हमने जल नहीं बचाया, जल संवर्धन नहीं किया, तो आने वाला जो विश्व युद्ध है जल को लेकर ही होगा, और इसमें मतलब कोई संदेह नहीं है। तो कहते ना, 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं हमारे, इम्तहान बाकी है, बरस जाना ऐ वक्त पर मेघा, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। तो हमारे किसानों की जो हालत है ऐसे ही है। किसान बेचारा बहुत ही भोला होता है, बहुत ही सज्जन होता है। हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ हैं सब किसान परिवार से ही संबंधित है। हमारे पिताजी या चाचा ताऊ किसान थे और हैं अभी, हमारे जैसे हम लोग खुद ही किसान हैं और किसी का जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आके रह रहे हैं। तो हम लोग भली भली भांत समझ सकते हैं क्या है किसानों की हालत देश के अंदर और समाज में, क्या उनका क्षमता है उनकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने जो व्यथा किसानों की और जल संरक्षण के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। और हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम अपने अगले वक्ता, हमारे छात्र जीवन में जब हमको देखते थे, हमारे सीनियर थे और इनको मतलब 86 से जानते हैं और इनको हमने हर रूप में देखा। जब आप आज ये मतलब इन्होंने भी अपने जीवन को खून कर दिया है, तो हम उनका परिचय वैसे सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी परंपरा है वेबिनार की, तो हम अपने संजय भाई से बोलेंगे। संजय सर कि अपने राय सर का परिचय दें लोगों को। जरूर, थैंक यू मथुरेश। और राय जी का परिचय बहुत पुराना है मेरे से, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से उन्हें जान रहा हूँ ज्यादा। कॉलेज के टाइम में हम लोग साथ में थे, उनके एक सीनियर थे और इनकी कुछ शुरुआती रिसर्च है उनमें बड़ा इंटरेस्टेड था। एक बार उनके पान की खेती के लिए भी इनका था, तो हम गए थे वहाँ पान के बरेजे वगैरह में।
बहुत ही वैभवशाली है, बहुत ही समृद्ध है। तो उसकी झलक मैं आपको सबको देता हूँ थोड़ा सा कि डॉक्टर साहब ने पीएचडी करने के बाद ये इनका अभी एक एनजीओ है, उसके प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। मैन स्टडी आपकी थी बॉटनी, बाद में आपने स्पेशलाइजेशन किया बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में, और स्पेशली ये माइक्रोफ्लोरा जो हमारे अपर नर्मदा रीजन में है उसमें इनका मैं काम था। कल्टीवेशन अभी मैं भी इंटरेस्टेड था और आज भी मेरी एक्चुअली विश लिस्ट में है वो। इनसे एक प्रेरणा मिली और इनके अब करीब 31 प्रोग्राम चल रहे हैं जो मशरूम की खेती और संवर्धन और उसका विस्तार के लिए। वर्मी कल्चर जो समय की जरूरत है तब से, लेकिन अब तो और भी ज्यादा है, उसके करीब 75 प्रोग्राम चल रहे हैं आपके। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे दुनिया में जिसकी आज कीमत पड़ रही है, जिसके नाम से अलग सेक्शन होता है मार्केट में, उसके करीब 175 प्रोग्राम चल रहे हैं। आपके एनजीओ से रिलेटेड बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं और लिस्ट तो अनलिमिटेड सी दिख रही है जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं थोड़ी सी झलक देता हूँ कुछ। आपको अवार्ड मिला था एनपी यंग साइंटिस्ट का 1991 में। आप फेलो ऑफ लेनिन सोसाइटी जो 1788 में बनी थी, ओल्डेस्ट है टेक्सोनॉमिकल सोसाइटी, आपको 92 में उसका फेलोशिप मिली। फिर आपको ICFRI गैस अवार्ड मिला 96-97 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन से। इसलिए आप ट्राइबल सेक्टर में और फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका काम। और आप मेंबर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बॉटनी डिपार्टमेंट, बनारसी BHU में। बहुत सारी कमेटी में हैं आप। तो कहने का या एक नक्शल में यदि मैं कहूँ कि आपने अपने करियर में, अपने जीवन में बहुत सारी जगह कुछ हुआ है, बहुत सारी जगह में आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, और हम सबके लिए मौका है कि आपके माध्यम से हम लोगों को और नई जानकारियां मिले या उनकी और बारीकियां मिले, जिससे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर, और प्रेरित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर, आपने काफ़ी चीज़ें नई बताई जो हम लोगों को नहीं मालूम था सर के बारे में। अब बाकी हम सुनेंगे सर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना, आपके अनुभव। आप भी मतलब ज़मीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। तो आदरणीय राय सर, प्लीज़ अनम्यूट करें। अच्छा, जब तक सर अनम्यूट कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, वैसे सबको जानकारी है कि ये जो हम वेबिनार करते हैं या पहले किया है, इसका जो सच देखा जाए तो जो प्रेरणा स्रोत है, जैसे हमने पोस्टर में भी लगाया है, आवर इंस्पिरेशन, हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल सर, जो मतलब हमारे जो साइंस कॉलेज के लिए एक धरोहर के रूप में है, एक साइंस कॉलेज का झंडा लेके आज पूरे देश में, विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। और आज सर हमारे बीच रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी आसाम का दौरा अचानक पड़ गया और पहले से जानकारी हमने नहीं दी थी, ये हमारी गलती है। और तो सर भी हमारे साथ रहते हैं, जुड़ते हैं। तो वही हमारे ये वेबिनार के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के, क्योंकि वो सर ना मिलते जुलते का उन्हें बड़ा शौक है अपने लोगों से। तो हमें भी लगा कि जब सर इतना व्यस्त होके मिलते हैं तो हम लोग तो फ्री हैं, तो फिर सुरेंद्र सर जैसे हमारे सीनियर साथ हमारे, तो कभी भी मिल लो, कभी प्रोग्राम कर लो। तो प्लीज़ राय सर। जी सभी को नमस्कार। आवाज जा रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत अच्छे से आ रही है। आज का जो अपना विषय है जल को लेकर के, इसमें जो मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 20-25 सालों का, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। विज्ञान आश्रम का जो स्थापना थी वो इसी मकसद से थी कि सनातन संस्कृति में गौ वंशों का किस तरीके का महत्व रहा है नेचर के प्रबंधन को लेकर, इसे लेकर के मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। 2000 से मैंने एक बैरन लैंड ली थी और उसको मैंने पूरा फर्टाइल भी किया है, और साथ में यहाँ पर वनस्पतियाँ भी काफ़ी है। जीवन का लक्ष्य 2000 से कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो सके मेरे द्वारा, उसको मैं केंद्रित करके गतिविधियाँ अपनी कर रहा हूँ। ज़्यादातर समय मेरा अपर नर्मदा वैली में गोंड आदिवासी समाज के साथ बीता है। 98 से लेके 2017 का कोरोना के काल तक आप समझ सकते हैं, कोरोना फर्स्ट फेज था।
इसमें जो कुछ नई बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप लोग उन पर चर्चा करें, अगर संभव हो सके तो उस पर अनुसंधान करें, वो ये है कि जो देसी गाय हमारी होती हैं हिंदुस्तानी नस्ल की, उनके गोबर में स्यूडोमोनास फेरेंजाई नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है। ये जो स्यूडोमोनास फेरेंजाई है, ये वेदों के हिसाब से वायुमंडल में काफी ऊपर तक पाया जाता है और बादल को कंडेंस करने के लिए इसका उपयोग या इसका कार्य रहता है। ये ऊपर जाकर के बादल को कंडेंस करता है और उससे जल जो है वो बड़ी बूंदों में बनता है और उसके बाद वो नीचे को गिरता है। ऐसी मान्यता भी रही है, कई जगह पर अपने किताबों में ऐसा उल्लेख भी है कि मेघ और धरती का मिलाप जो है वो ये जीवाणु करता है और ये जीवाणु केवल हमारे देसी नस्ल की गायों में ही पाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो गोबर में पाया जाने वाला स्यूडोमोनास फेरेंजाई है, ये फेरेंजाई जमीन के ग्राउंड वाटर लेवल को भी ऊपर लाता है। यानी जहां देसी गौवंश का पालन होगा वहां 8 से 10 सालों के अंदर अगर इम्प्रीवियस रॉक नहीं है वहां पर, यानी बेसाल्ट, ग्रेनाइट जिनमें दरारें नहीं हैं, अगर ऐसी चट्टानें हैं तो उसमें समय और लग सकता है। लेकिन अगर चट्टानें नीचे नहीं हैं और उनमें दरारें, अगर चट्टान है और दरारें हैं, तो 8 से 10 साल के अंदर ही अंदर ग्राउंड वाटर लेवल 50 फीट तक ऊपर आ जाता है। रायपुर के पास अचोटी एक गांव है, वहां पर यह प्रयोग किया गया था और वहां गिर नस्ल की गाय 5-10 परिवारों ने 20-20, 25-25 नग पाला था और ग्राउंड वाटर लेवल उनका ऊपर आया और कुएं या बोर जो पहले 500-600 फुट के बोर थे वो 300-350 फुट पर वहां पानी आ गया है। तो पूरे क्षेत्र का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है अगर हम देसी गौवंश पालन करते हैं और उनके गोबर को पानी के साथ, बरसात के साथ वो नीचे जाता है तब। दूसरी और विचारणीय मुद्दा है कि हमारे शरीर में अगर हम साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से करें तो जो साइटोप्लाज्म है वो 70% वाटर है। यानी 100 किलो का अगर आदमी है तो 70 लीटर पानी लेके वो चलता रहता है 24 घंटे। लेकिन उस 70 लीटर का पानी लेने के बाद भी पानी के प्रति वो सजग नहीं है जैसा उसको सजग होना चाहिए। पानी जल देवता है। अगर हम धर्म के हिसाब से, आध्यात्म के हिसाब से करें तो भगवान का जो अगर हम संधि विच्छेद करें तो भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नील है। तो 70% तो हम खुद ही अपने अंदर पानी लेके चल रहे हैं। लेकिन उस पानी को लेकर के जब हम 24 घंटे चल रहे हैं तो भी हम उस पर चिंतन नहीं करते, ना तो उसके सहेजने को लेकर, ना उसके संवर्धन को लेकर। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन समाज में जो जागृति या जो एक चेतना होनी चाहिए जल को लेकर, वो नहीं है। पीने के पानी को भी हम बॉटल का पानी यूज कर रहे हैं या आरओ का पानी यूज कर रहे हैं। इन सब से हमारा इम्यूनी सिस्टम कमजोर हो रहा है और कोरोना ने साबित कर दिया है कि नेचर से जितना दूर हम रहेंगे उतना ही हमारा इम्यूनी सिस्टम कमजोर होगा और मानव निर्मित जो विषाणु है, जो बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में अलग अलग राष्ट्र बनाते रहे हैं समय समय पर, उसके पूरी दुनिया शिकार होगी। होमोसेपियंस प्रजाति पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको प्रकृति के साथ रहना है और जल को सहेज करके इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा हमारे संस्कृति में पहले से, सनातन संस्कृति में रहा है। पहले और अभी भी दक्षिण भारत के कुछ गांवों में ये परंपरा रही है कि जल को पूजा जाता है, दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने का मकसद सिर्फ ये है कि परिवार के सभी सदस्यों को और जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंस लाने के लिए कि जल एक इम्पोर्टेंट वस्तु है, इसके लिए उसको टीका करना, उसका सामने दिया रखना, उसके सामने फूल रखना, जिस कंटेनर से हम पानी लेते हैं उस कंटेनर के प्रति। तो जो हमारी ये चीजें हैं इनमें ठीक है, साइंस है, लेकिन कई चीजों को धर्म से जोड़ करके, जो हमारे फायदे के लिए, उसको धर्म से जोड़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को ट्रांसफर किया गया है। लेकिन थोड़ी दिक्कतें रही कि उस तरह के ज्ञान का अनुसंधान न होकर के उसे दरकिनार कर दिया गया था। इसी तरीके से जल पर ही जो बात है, अभी बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में जल की जो नारियां हैं, जो जल के स्रोत हैं, जमीन के नीचे जो पतली पतली नसें हैं मिट्टी में, वो सक्रिय हो जाती हैं, उनमें पानी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए शंकर जी के जो पिंड है उसके ऊपर मटका रखा जाता है
तो इसका ये है कि जितने भी जल के धाराएं हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म धाराएं हैं बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, वो सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए बैसाख में जो डीप रूटेड प्लांट्स रहते हैं, उनकी नई पत्तियां आनी उसमें शुरू हो जाती हैं, जैसे पलाश वगैरह है। तो डीप रूटेड में अगर पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लो हमारा बैसाख में ही चल जा रहा है। और ऐसे ही प्री मानसून सीजन जो है वो हमारा मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो आंधी चलती है वो बिखरे हुए जो हमारे गोबर के कंडे हैं या देसी गाय के जो गोबर है, अब तो क्रॉस ब्रीड आ गई हैं, दूसरी नस्लें आ गई हैं, डेयरी आ गई है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन नेचर की जो व्यवस्था है, वो नेचर की व्यवस्था आंधी तूफान लाने का यही है कि जो साइक्लोन बने, जिसके कारण बवंडर उठ करके चीजें ऊपर को जाएं, उसमें वो गोबर के कण, वो धूल, जहां गाय चरती थी, जहां गाय घूमती रहती हैं, वो ऊपर की तरफ जा करके और उसको उतनी ऊंचाइयों तक ले जाए, ताकि जून के महीने में जब बरसात शुरू हो, आषाढ़ का जो पहला पानी गिरे वो बड़ी बूंदों का गिरे और उसमें वो सीडोमोनास फेरेंजाई ऊपर कंडेंस करे और नीचे भी साथ में आ जाए उसके स्पोर्स, एंडोस्पोर के रूप में या बैक्टीरियल सेल्स के रूप में वो नीचे आ जाए और नीचे आकर के फिर वो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने का काम करें। फिजिक्स भी इसमें लगती है, कैपिलरी एक्शन का भी काम होता है, कैपिलरी फोर्स भी लगता है, लेकिन मेन जो है वो ये है, ये नेचर की अपनी व्यवस्था है। और बिजली चमकने के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो नीचे आ जाए। यानी नेचर हमेशा ग्रीनरी चाहता है, और ग्रीनरी के लिए अगर हमारा जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो आधुनिक विज्ञान है, उस ह्यूमन इंटरवेंशन के आधार पर ये पूरा एलिमेंट साइकिल, ये पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। और अगेंस्ट द नेचर जो डेवलपमेंट है, इसे रीडिफाइन करना पड़ेगा डेवलपमेंट की भाषा को। और हमें अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ना है कि हम नेचर के करीब रहें। जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, हम उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन सिक्रीशन अच्छा होगा। और गाय तो चलता फिरता अस्पताल भी है, तो गायों के नजदीक में रहना बहुत जरूरी है। ये जल संचय के लिए बहुत बढ़िया एक स्रोत है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और इसलिए हमको इस जल स्रोत के ऊपर, जल संचय के ऊपर, बैसाख के महीने में पहले तालाब खोदे जाते थे, स्टार्टिंग होती थी, उसके पीछे भी यही है कि जैसे ही जल, जो वाटर वेपर्स ऑलरेडी बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो वेपर्स लिक्विफाइड होकर के पानी के रूप में बैसाख के महीने में बनने रहते थे। और बैसाख में जो तालाब खोदा जाता था वो ज्यादा सक्सेस हुआ करता था बजाय जेठ के महीने के या आषाढ़ के महीने के, क्योंकि वो जो नलियां बनती थी पानी की, वो इकट्ठी होकर के उस जगह पर आना शुरू हो जाती थी। तो ये सब कुछ चीजें थी जो शायद आप लोगों के बीच में ना रही हों, जो मैंने आपको शेयर किया। और आप लोगों का स्वागत है, कभी भी आप जबलपुर आए तो विज्ञान आश्रम जरूर विजिट करें, जरूर यहाँ आए, नेचर के साथ रहें। और उसका लाभ भले ही वो 2-4 घंटे 2-4 दिन का हो, लेकिन जरूर आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम के ऊपर वो अपना प्रभाव दिखाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब यदि आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विज्ञान आश्रम जैसा नाम है, वैसे ही आपने उसकी व्याख्या के साथ हम लोगों को अपना उद्बोधन दिया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारी जानकारी नहीं थी। साइंस को अपने कैसे देसी भाषा में हमारे अंदर आपने डाला है, ये बहुत ही लाजवाब आपका व्याख्यान था और बहुत अच्छी जानकारी थी सर। और इससे हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे, और हम तो हुए ही हैं लाभान्वित। एक कहना है कि आने वाला समय जो है, पानी के यदि प्रबंधन को नहीं किया गया तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ये तो सच्चाई है। कहते हैं ना, समर से है नहीं पाप का केवल भागी व्याध, जो तटस्थ है वही समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो हमारा ये थोड़ा सा एक, जैसे इस बार यूनाइटेड नेशन ने जो थीम दिया है, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी द वर्ल्ड, है ना, तो हम एक हमिंग बर्ड बनना चाहते हैं कि हमारा भी एक योगदान है। जैसे चिड़िया और चोंच वाली कहानी सुनी होगी, आग लगी, चिड़िया लेके पानी जाती थी, वो सबने सुन रखी है। तो वही हमारा भी छोटा सा प्रयास है, और हम सब जो उपस्थित हैं, हम सभी का यही एक छोटा सा प्रयास है, बी द चेंज। हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, और पानी का प्रबंधन हम लोग जितना हो सकेगा अपने तरीके से हम करेंगे। और सब शपथ ही ले रहे हैं मन में, मतलब सब, मतलब इसके लिए पूरी तरह जागृत हैं। और
जैसा कि आपने कहा किसी के मन में शंका हो, तो हमारे आज का जो प्रोग्राम था, हमारा जो व्याख्यान थे 3 थे। महेश भाई का था, बहन मनीषा जी का था, हमारे का था। अब यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो हमारे 2 तो अभिवक्ता यहाँ हैं, और आप लोग सभी एक तरह से अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में गुणीजन लोग हैं, तो और लोग भी आपकी मदद कर देंगे। यदि कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। तो बहुत से हमारे साथीगण अभी जुड़े हैं। तो हाँ संजय सर, आप बोल रहे थे कुछ। नहीं, मेरा क्वेश्चन गिरधर जी ने हाथ रेज किया हुआ है, तो लेकिन बीच में चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि आश्रम किधर है? ये जबलपुर शहर से 25 किलोमीटर मंडला रोड पर है। बरेला एक कस्बा है, बरेला से 5 किलोमीटर मनेरी रोड इंडस्ट्रियल एरिया। बढ़िया, मेरी अगली विजिट में जरूर आता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल भाई। हमारे साथ हमारा एक परम मित्र साथी भोपाल से संजीव शर्मा भी जुड़े हैं, जो उन्हें आकाशवाणी में मतलब जो प्रदेश की न्यूज और देश की न्यूज आती हैं, तो इनकी आवाज़ कभी कभी हमें सुनाई देती है विविध भारती में या आकाशवाणी में। तो संजीव भाई, यदि आप हैं, सुन पा रहे हैं, तो अपने दर्शन दीजिए लोगों को। और इन्होंने एक नई किताब लिखी है अभी, 4 देश 40 कहानियाँ। बहुत अच्छी किताब है। और संजीव और बारिक सर भी थे, राजन बारिक सर, यदि है तो। और हाँ, आ गए संजीव जी। अपना भाई दर्शन तो दो सबको। एक्चुअली दर्शन की क्या है, वो जगह जहाँ है वो दर्शन के लायक नहीं है। जगह की नहीं, आपके दर्शन। अभी आवाज की बात है। राय साहब तो पहचान, राय साहब से दूसरे भी रिश्ते हैं। बिल्कुल। अगर वो याद दिलाए तो एक बीच का हम लोगों ने शब्द कॉइन किया था, चाचा मामा को मिला के चाचा टाइप का कुछ कहते हैं कि जो बाद की पीढ़ी होगी वो इस नाम से पुकारेगी। तो गंभीर जुड़ी है। सुरेंद्र भैया है, लगातार संपर्क में रहते हैं, भैया से बात होती रहती है। संजय सर है, संजय सर के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यतीश भाई दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं, तो आप सबको तुमने भाई सवाल हो कुछ बताओ, सवाल पूछो। और यदि कोई जिज्ञासा है तो हम लोग भी जान लेंगे, है ना, उसका उत्तर आपके मतलब, क्योंकि पत्रकार महोदय से हमें यही उम्मीद है कि कुछ सवाल दागेंगे जो हमारे जहन में नहीं आते हैं। नहीं शायद ये मतलब गलती रही होगी कि हम थोड़ा सा लेट जुड़ पाए ऑफिस के चक्कर में। अभी जुड़े तो बस लास्ट की कुछ चीजें सुन पाए। अगर कोई ऐसी सलाह दी जा सके कि हम लोग मतलब जैसे व्याख्यान के स्तर पे नहीं, कोई बड़े स्तर पे नहीं, अपने घरेलू स्तर पे कोई ऐसे उपाय कर सके जिससे कि हम सब अपने अपने स्तर पे, जैसे अभी मथुरेश बता रहे थे कि वो चिड़िया की कहानी या अपने एक हमिंग बर्ड की तरह, कि हम अपने घर में हमिंग बर्ड बन सके, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या जो आसपास रिश्तेदार है, कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स हो जो घरेलू स्तर पर सबके काम आ सके, जो हमारे जितने भी हमारे विशिष्ट। इस विषय पे मैं बोलूंगा थोड़ा। जरूर जरूर। मैं 96 में, मेरा गांव रीवा के पास एक सिरमौर गांव है, और इतना जबरदस्त प्लेटो है वो सैंडस्टोन का, इतना हार्ड है कि वहाँ घास तो नहीं उगती थी। 96 में मैंने वहाँ 5000 पेड़ लगाए थे, उसमें आम था, नींबू थे, सभी थे फल वाले। आज स्थिति ये है कि वहाँ कुओं में पानी है, अदरवाइज वहाँ पानी नहीं होता था। ये स्थिति है उस गांव की। और आप पेड़ लगाइए, बस पेड़ लगाने के अलावा कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। और आज भी बहुत अच्छा है, कोई सिरमौर जाएगा तो मेन रोड पे ही है मेरा गांव, राइट हैंड पे पूरी प्लांटेशंस हैं, और एकदम हरा भरा रहता है। जहाँ घास नहीं उगती थी, आपको मैं बता रहा हूँ, घास नहीं उगती थी वहाँ। मतलब प्रयास था और सफल हुआ, पिताजी का उसमें सहयोग था हमारे बहुत। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। एक मथुरेश जी, संजीव भाई तो इतनी मौके की जगह पे हैं कि अगर उनने एक बूंद प्रयास भी किया तो वो समुद्र जैसा प्रयास हो सकता है आकाशवाणी। क्योंकि अगर वो अपने जितने भी जो आकाशवाणी के वो हैं, कंपेयर्स हैं, उद्घोषक हैं, सभी है, इन लोग अगर एक मिशन ही बना लें तो जो छोटी छोटी सी, जैसे महेश जी की कहानी है, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम पानी की कहानी पे आते हैं, लेकिन गांव में भी जो किसान है वो भी अपने स्तर पे छोटे छोटे करते हैं। तो थोड़ा सा आकाशवाणी की टीम गांव की हो, बाजार में आ जाते हैं किसान, उन्हीं से हम पकड़ के कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आकाशवाणी जैसी एक
अच्छी जो जगह है ना, वो भी फिर वो थोड़ा-सा कम उसका उपयोग हो पाता है। तो अगर संजीव जी को कोशिश करना है तो एक तो ये है कि बच्चों के बीच में उनको बोलिए कि हर नल के पास एक छोटी बाल्टी और छोटा मग्गा रख दीजिए। हम लोग जैसे अपने घर में सीधे ये नल से नहीं धोते कोई भी चीज़। मतलब नल के पास आप एक मग और बाल्टी ज़रूर रखिए और बस ये गला है। कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं। नमस्कार मनीषा जी, आपकी मतलब वैसे तो आप शायद आकाशवाणी सुनती होंगी तो आप जानती भी होंगी। हम लोगों के लिए तो एक तरह से मैंडेटरी है, सरकार की तरफ से अनिवार्य है कि हम जल संरक्षण से लेकर पर्यावरण तक के भी जितने भी जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और उसकी ड्यूटी का हिस्सा है कि आप इस तरह की चीज़ों को अवेयरनेस ड्राइव के तौर पर शामिल करें। तो न केवल हमारे अनाउंसर ये करते हैं बल्कि हम लोग भी इस तरह के से जुड़े तमाम समाचार समय समय पे लगातार लेते भी हैं। हम लोग अलग से कार्यक्रम भी इस पे करते हैं। लेकिन ये आपका और भी अच्छा सुझाव है, इसको अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी भी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में ये चीज़ें जाएँ लोगों के बीच में, तो शायद कहीं न कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया संजीव भाई, आपका प्रयास, मतलब वो जो आपने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सर शेयर करना चाहूँगा, एक छोटा सा वाकया है 2020। जैसे मैंने कहा कि हम कैसे प्रेरित हुए मिलने मिलाने के, तो हमें मालूम चला कि अपने आदरणीय प्रहलाद सर अपना बर्थडे संकल्प पर्व के नाम से बनाना चाह रहे हैं। तो वो उन्होंने 28 जून को उनका बर्थडे होता है, 28 जून से 8 जुलाई तक उन्होंने एक संकल्प पर्व का पखवाड़ा रखा था। तो उसमें ये हुआ कि उस पेड़ लगाना है, तो हम लोगों को बोला गया, सबको, हमें भी संपर्क किया गया। तो सर सुरेंद्र सर सुनिए हम जो है ऐसे ही खेल खेल में अपनी कॉलोनी में लोगों को बुला के पेड़ लगाना शुरू किए। सर 2020 जून 28 एक पेड़ लगाया था। फिर ऐसे मानिकपुर में भी बोला भैया को कि सर का जन्मदिन है, लगाएं, तो उन्होंने भी लगाया। अब तो पेड़ वो काफ़ी बड़े हो गए। आज ये स्थिति है हमारी कॉलोनी में, हम लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हुए, वो संकल्प पर्वत वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन लोग चलते चले गए। आज मोर देन 3000 ट्रीज पूरी कॉलोनी के चारों इर्द गिर्द लोगों ने लगा डाला। सब हम लोगों ने मिल के, हम तो रुक गए, लोग नहीं रुके तो कभी कभी हम लोग सब ग्रुप बन गया, कई ग्रुप बन गए, मतलब वहाँ से चले थे। तो आज 3500 के लगभग पेड़ लग चुके हैं। अब काफ़ी बड़े भी हो गए हैं कुछ, और अभी लगते जा रहे हैं। आज पृथ्वी दिवस था, आज भी लगाया है लोगों ने वहाँ पेड़। मतलब ये मुहिम अब चल पड़ी है। तो अब गर्मी है तो गर्मी के पानी देना है, तो मतलब रोज़ सुबह निकलते हैं, कभी हम भी साथ में होते हैं कभी, लेकिन कुछ ना कुछ लोग निकलते हैं। जैसे वो ग्रुप बन गया है, सारे लोग एक्साइड हो गए, तो वो एक छोटा सा प्रयास जो उस समय चला था। फिर घर के सामने एक बैरन लैंड थी, तो हम लोगों ने उसको एज पार्क में तब्दील हुआ। तो अभी जाके देखें तो इतने लोग वहाँ रहते हैं, बच्चे, मतलब कॉलोनी के अंदर लोग आके उसमें एंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं सुबह। तो वो कहने का छोटा सा प्रयास था। तो यही कहते, मेरा मतलब मानना है, कभी मैं एक्साइड हो जाता हूँ कि प्रहलाद सर के कारण यदि उन्होंने थोड़ा सा अलग नहीं जगाई होती, फिर वो कहे, हम लोगों ने एक वेबिनार किया था 5 जून 20 में, वो पर्यावरण दिवस को लेके, ये 30, और हम मिलके उसमें काफ़ी कम लोग जुड़े थे, लेकिन जुड़े बहुत थे। तो उसमें सर भी थे। तो सर ने कहा था कि भूल सुधार नहीं, मूल सुधार करना है, और आने वाले 1 साल बाद सब अपना अपना रिजल्ट कार्ड लेके आएंगे। तब डर लगता था जो पेड़ लगाए उनको बचाना है किसी तरह, क्योंकि अगली बार इनको दिखाना है कि फ़ोटो खिंचा लिया हमने, सामने हम खड़े हो गए। अब वही जगह पर कभी कभी लोग टांट भी करते हैं कि फ़ोटो जीवी लोग हैं, फ़ोटो खिंचा लिया और इसके बाद ये पेड़ कहाँ है। तो वो पेड़ भी हम दिखाते हैं कि अगले साल देखो अब ये बड़े हो गए, अब 3 साल हो रहा है, धीरे धीरे ये 4था साल चल रहा है। अब वो पेड़ काफ़ी हमसे भी बहुत बड़े हो गए, अब तो पेड़ बन गए, वो छोटे छोटे प्लांट जो थे, पौधे, तो अभी भी लगते जा रहे हैं। तो ये मुहिम चल पड़ी है, और इसका एक ही उपाय है, जैसे सुरेंद्र सर ने कहा कि पेड़ ही लगाना एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो ये था मेरा ये छोटा पता है मथुरेश, तुम्हारी बात के संदर्भ में आगे जैसे बढ़ाए कि ये हो सकता है बहुत लोगों को जो जैसे दूर बैठ के पेपर पढ़ते हैं तो लगता हो कि सरकारी गिमिक है या सरकारी हथकंडा, लेकिन जैसे जो हमारे सीएम है मध्य प्रदेश में शिवराज जी, वो पिछले करीब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से उन्होंने नियम बना रखा है कि वो रोज एक पेड़ लगाते हैं खुद व्यक्तिगत तौर पे, और उनके साथ मिलके और भी जैसे एक बार हम भी गए अपने किसी मौके पे, आप साथ में 1-2-3 पेड़ लगते हैं। तो जैसे जो लोग कभी भोपाल आए हो और श्यामला हिल्स का उन्होंने पथरीला इलाका देखा हो,
तो ये एक मतलब उनकी पहल के चक्कर में श्यामला हिल्स का पूरा जो पथरीला इलाका इस समय एक घने मतलब एक तरह से बड़े पार्क में तब्दील हो गया। वही हाल उन्होंने एयरपोर्ट के पास किया है और कुछ इस तरह के इंदौर में भी आइसोलेटेड प्रयास हुए। तो अब तक जैसे बीच में एक आंकड़ा आया था कि वो खुद अकेले 2600 पेड़ लगा चुके हैं। अच्छा, चूंकि सीएम पेड़ लगाते तो उस पेड़ को जीवित रखना पूरे महकमे की जिम्मेदारी है, तो वो सब मिलकर उसको पानी खाद डाल के जिंदा रखते हैं। और सीएम के चक्कर में जो हम आप जैसे लोग जो जन्मदिन या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे एक उन्होंने उसको ऐसा जोड़ दिया कि अगर आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है या कोई आप ऐसा काम करें तो आप भी आइए, सीएम के साथ पेड़ लगाइए। तो सीएम के चक्कर में कई लोग और भी वहां चले जाते हैं, पेड़ लगाते हैं। तो इस तरह से मतलब रोज कम से कम 5-7 पेड़ एक दिन में लग जाते हैं। और चूंकि हमारा घर जो है बिल्कुल वो सीएम हाउस के पास में, तो रोज इनको जाते और आते हुए नियम से हम देखते हैं कि अगर भोपाल में है तो वो पेड़ जरूर लगाएंगे और जिस भी शहर में लगाएंगे। तो एक तरह से वो बड़ा एक जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी कोई चीज बन रही है। और जो बात कर रहे थे कि जैसे प्रहलाद जी का प्रयास है, सुरेंद्र भैया ने बताया कि उन्होंने अपने प्रयास किए, तो सच बात है कि अगर एक आदमी भी कोशिश करे तो बिल्कुल चीजें बदली जा सकती है, परिवर्तन लाया जा सकता है। ये बदल रहा है सर। संजू, जैसे तुमने बताया ना कि बर्थडे हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हुआ, यही हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे बच्चों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, बच्चों से उनके बर्थडे में ज़रूर लगवाते हैं। और जैसे अब मैं बताऊं, कल ही की बात है, मेरी बेटी एक एनएससीटी में जो है, उसको सर हमने कभी पहले ब्लड डोनेट कराया था यहाँ ले जाके, 2 बेटियाँ, एक जबलपुर एक यहाँ। तो कल वो उसका एनएसएस का कैंप था, तो वो ब्लड डोनेट करके आई है। मतलब उसको एक दिया था, ऐसे ही वो पेड़ लगा रही है वहाँ पर। तो मतलब हम जब बच्चों के यदि हम अभी प्रेरित करें, एक उनके अंदर संस्कार डाल दें, तो वो काफ़ी मतलब बदलाव आएगा। लेकिन धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा, अवश्य आएगा। ये हम लोगों का छोटा छोटा प्रयास है। और कोई यदि अपना सुरेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। वैसे मनीषा जी ने बताया कि मैं खेती वाले परिवार से हूँ, और अभी जहाँ खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, मेरे आसपास में मकान मालिक की काफी गायें वगैरह हैं। तो मेरे बैतूल जिले में ना देसी ब्रीड की ही गाय होती है, जी और यहाँ पर तो मैं शहडोल जिले में देखता हूँ ये सब नस्ल बदल चुकी है, इनका हुलिया बदल चुका है, लेकिन फिर भी गाय तो गाय ही है। तो अक्सर मैं जैसे मेरे गांव घर में मैं जाता हूँ या पहले भी, मतलब ब्रजेश जी के अनुभव आधारित वाक्यों से मुझे एक थोड़ा उसमें बल मिला है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे घर में बोला करते थे कि अरे किसान के यहाँ पानी नहीं आता समय पे, कभी आता है तो ऐसा तूफान हो जाता है, जब चाहिए तब नहीं है, जब नहीं चाहिए तब बर्बादी कर देता है वगैरह वगैरह, या कीड़े लग गए वगैरह वगैरह। तो मेरे मुंह से अक्सर 2-4 बार ये निकला कि नहीं, आप गौ सेवा करो। अब गौ सेवा करो, ये तो एक धार्मिक एंगल हो गया, लेकिन वाई गौ सेवा तो मुझे ब्रजेश जी ने थोड़ा उसका एक और मजबूती दी है। मैं बीच में आपको फोन करूंगा। मुझे मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, लेकिन हम सबकी श्रद्धा और वो एक साइंटिफिक विषय हो गया है, गौ पालन, गौ आधारित विकास। तो मुझे कुछ ऐसा मटेरियल दीजिएगा कि गाय की सेवा करने से कि क्या साइंटिफिक रीजंस है, तो मैं और बड़ा एडवोकेट बनूंगा इसमें, और इसमें और पार्टिसिपेट करूंगा। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 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 सही है। यदि किसी का कोई जब प्रश्न तक है, करिएगा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ सुझाव है या अपना कोई अनुभव है तो शेयर करें, अन्यथा हम अपने प्रोग्राम को आगे ले जाएं। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को, जो हमारा वेबिनार है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे परम मित्र डॉक्टर यतीश जैन जबलपुर से, जो हमारा इनका ऐसा साथ है कि यदि कुछ बोलते हैं तो मैं नहीं मना करता, मैं जो बोलता हूँ ये नहीं मना करते। अब वो अच्छा खराब है वो हम नहीं सोचते। यदि यतीश भाई ने बोला है, मतलब चलो करना है, उसमें इफ बट नहीं चलता। जब मैं इसको बोलता हूँ कुछ, तो ये भी इफ बट नहीं चलता कि इसमें क्या है। जैसे वेबिनार करना, अब ये व्यस्त था, आज इनके यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कल भी कार्यक्रम था जबलपुर में, और इनका बड़ा महत्वपूर्ण काम था, वहाँ मंच संचालन वगैरह, 1000 शादियाँ कराई, ऐसा कुछ था, बता रहे थे। फिर भी बोले मैं आऊँगा मैं रहूँगा, तो वो आए। तो मतलब हम लोग ये नहीं और ये भी मैं कभी कभी नहीं पूछता कि यार कब करना, क्या आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, डेट भी हम नहीं बताते, करना है आज शाम को करना है। तो ये सब मतलब इस तरह का हम लोगों का साथ है, और आज से नहीं 87 से है, और काफ़ी क्या ही कहें। तो मैं अपने मित्र डॉक्टर यतीश जैन, जो प्रकृति मित्र पर्यावरण समिति के अध्यक्ष भी है जबलपुर में, जो हमारी 93 वगैरह से चल रही है, और हम लोग 80
87 से साथ में 93 में हम लोगों ने बनाया था, आज भी चल रही है। तो आप अध्यक्ष भी हैं, तो आप थोड़ा सा प्रगति मित्र के बारे में बताएं और फिर वोट ऑफ थैंक्स आज हमारे तीनों वक्ताओं का आप आभार प्रदर्शन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मथुरेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति मित्र की जो आपने चर्चा की, हमारे ब्रजेश राय सर उसके फाउंडर मेंबर्स में है, और जो भी सभी लोग चर्चा कर रहे थे, गिरधर जी ने भी बात की, मनीषा जी ने भी बात की, हेमंत जी भी हैं। प्रकृति मित्र को कुछ समय पहले, आज से लगभग 5 साल पहले, स्मार्ट सिटी ने एक बैरल लैंड की जो बात की, आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब अभी बता रहे थे, आपने भी अपने अनुभव बताए। तो जबलपुर में चौहानी करके एक जगह है, चौहानी में हाईकोर्ट के आदेश से लगभग 22 एकड़ की जमीन खाली कराई गई। वहां पे मकान थे, करीब 2000 जो वहां रहवासी थे उनको विस्थापित कर दिया, और उसके ऊपर बुलडोजर चला के मकानों को ये शर्त थी कि इसको वापस हमें उसमें बनाना है, मतलब उसको जैसा जंगल थे पहले, जंगल की भूमि थी, उसको वापस जंगल बनाना है। उदय होमकर जी हम लोगों के साथी हैं, SFRI में आप साइंटिस्ट हैं, अभी जुड़े भी हुए हैं, वो उन्होंने उसमें काफी परिश्रम करके अपने SFRI से पौधे उपलब्ध कराए, और प्रकृति मित्र को इसमें एक प्लाट मिला लगभग 1.5 एकड़ का, और भी 1-2 प्लाट थे साथ में हमारे साथी भाइयों के। तो सबने मिलकर वहाँ प्लांटेशन किया। जो आपने अभी बात की कि यहाँ साइंस कॉलेज से भी, होम साइंस कॉलेज से, अनेक महाविद्यालयों से लोग वहाँ गए और सबने मिलकर वहाँ प्लांटेशन किया, और देखते देखते हर साल मैं उसकी फोटोग्राफ शेयर करता हूँ। इस साल मैं गया तो वहाँ इतने बड़े वृक्ष हो गए 4 साल में, 5 साल के अंदर, कि मैं रास्ता भूल गया। मतलब जंगल, वास्तव में जंगल पूरा जंगल में परिवर्तित हो गया। आप सभी हमारे जबलपुर के साथी हैं, आप जब कभी भी मौका मिले, चौहानी के पीछे जो स्थान है, कभी वहां पर रहवासी हुआ करते थे और पक्की सड़कें बन गई थी, लाइट वगैरह थी, लेकिन आज इतने घने जंगल हो गए जो जबलपुर के लिए फेफड़ों का काम कर रहे हैं। तो ये वास्तव में जो अनुभव आदरणीय सुरेंद्र जी ने कहे, हमारे मथुरेश भाई ने कहे, संजीव जी भी बता रहे थे, संजय जी ठाकुर के बहुत ही बढ़िया आपने अनुभव बताए। तो इस तरह से ये वास्तव में परिवर्तन होता है, और जब कभी वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद जीवन हमारा सार्थक हुआ, शायद कुछ थोड़ा सा, कुछ जैसे आपने हमिंग बर्ड की बात की, छोटी सी अपने भी वहां पे कार्य किया, उससे बहुत संतोष होता है। इस तरह से प्रकृति मित्र के बारे में बाकी जानकारी फिर कभी, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे बुलाया गया है, तो वोट ऑफ थैंक्स में हमारे बीच में पद्मश्री महेश शर्मा जी ने अभी जो बात कही, वास्तव में भगीरथी प्रयास करने की आवश्यकता है अगर हमें जल बचाना है। और जिस तरह की उन्होंने झाबुआ जैसे अपने जगह में कार्य किया, निस्संदेह हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम है। और उसके बाद हमारे जो वक्ता हैं, मनीषा जी मेरी बहन है, वो हम लोग बचपन से साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं। गिरधर जी के शादी के समय जब वो चित्रकूट में थे, एक लंबा सफर उन्होंने किया, और वास्तव में किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, लोगों को किस तरह से जोड़ा जाता है, हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उससे किस तरह से उपलब्ध कराया जाता है। और उन्होंने जो बात की बुढ़ार में OPM के, वहां पे किस तरह से उन्होंने जल संवर्धन में जो कार्य किया, और अमरकंटक भी हम लोग का जाना हुआ था, तो अमरकंटक में भी उन्होंने कैसे वहां पे जल संरक्षण के लिए किस तरह से उन्होंने संरचनाएं बनाई हैं, निश्चय ही हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, बहुत ही समाज से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, और बहुत अच्छा आपने काम किया। मनीषा जी को आज आपने आमंत्रित किया, और हमारा ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, पृथ्वी दिवस का कहें या हमारा विश्व जल दिवस का कहें, दोनों हमारे सार्थक होते हैं। और हमारे बड़े भाई कहें, हमारे गुरुजी कहें, जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, मैं बचपन ही कहूंगा, क्योंकि जब होश आया तब से मैं सर के संपर्क में हूँ। आदरणीय ब्रजेश राय सर को, जो अभी संजय जी, आप विज्ञान आश्रम जरूर जाइएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वहां पे देसी नस्ल की गाय आपको, जो प्योर, जो आप अभी बता रहे थे कि अब नहीं बची हैं, गिरधर जी कह रहे थे, आप कभी आश्रम में जाएंगे तो आपको वहां पहुंचते साथ एक अलग तरह की अनुभूति होगी। वहां जितनी गाय हैं, सर नाम लेंगे सरस्वती, तो सरस्वती तुरंत दौड़ते हुए सर के पास आ जाएगी। जो भी नाम लेते हैं सब बच्चे बछड़े, और वहाँ गोग्रास का भी सर रखते हैं हम, तो मेरा तो जाना सुखद अनुभूति होती है। तो आज का जो पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम हम जिसको कहें, हमारा जल दिवस कार्यक्रम जिससे जुड़ा हुआ है, तो निश्चय ही आपने ऐसे पृथ्वी पुत्रों को आज आमंत्रित करके इस हमारे सेमिनार को बहुत सार्थक किया। और आपने जिस बखूबी हमारे आदरणीय सुरेंद्र सर को
जो कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने भी जो अपना अनुभव बताया है और हम लोगों को जो प्रेरणा दी है कि कैसे हमें अपने साथियों को, हम दुनिया भर में अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन हम अपने साथियों को जो हमारे साथ हैं उन लोगों को एक एक अलग जगह दे। जैसे चाहे प्रहलाद सर ने आपके मन में या हम लोगों को एक प्रेरणा दी है, सुरेंद्र सर ने भी जो एक बंजर भूमि है वहां पे अगर इतना बड़ा प्लांटेशन का वर्क किया है, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। हमारे संजीव सर अगर होंगे तो जरूर उसको वो कवर करेंगे। हमारे बीच में आज बहुत सारे लोग आए, हेमंत मालवीय सर की तो क्या बात कहें, सर भी बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में उदय होमकर जी हैं, आप साइंटिस्ट हैं, और ये जो मैंने अभी वहाँ के प्रोजेक्ट की बात की स्मार्ट सिटी का चौहानी का, इसमें उदय जी का बहुत बड़ा रोल है। SFRI से सारे प्लांट्स को वहाँ ले जाना, वहाँ लगवाना और डेली वहाँ मॉनिटरिंग करना, तो बहुत ही है तारीफ की बात है। हमारे बीच में संजय ठाकुर जी ने जिस तरह से सभी का परिचय दिया, वो परिचय हमारे नॉलेज में भी इतना अधिक परिचय नहीं था, लेकिन जिस व्यवस्थित ढंग से आपने हम लोगों को सामने रखा, उनके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संजय जी अक्सर जुड़ते हैं, एनवायरमेंट डे में हम लोग फिर आपको जरूर याद करेंगे, और आपकी जो आपके ऑस्ट्रेलिया के जो अनुभव थे उनको भी मैं जरूर सुनना चाहूंगा फिर से, और जो नए आपने जो अभी प्रकल्प लिए हैं उनके बारे में भी। हमारे बीच में जयप्रभा जामुलकर जी हैं, प्रदीप गौर जी आए, गिरधर जी माथुरकर जी ने अपनी बात भी रखी, हांगकांग से संजय नागुरकर जी हम लोगों के बीच में थे, तरुण जी शर्मा, डॉक्टर राहुल वर्मा जी हैं, योगेश जी, डॉक्टर अंकित सेठ भी जुड़े हुए थे, बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर से जुड़े हुए थे, दीक्षा साहू जी, पुष्पेंद्र पाठक जी भी काफी समय हम लोगों के साथ हैं अभी, और भवानी सलन, संदीप करेती जी, प्रमोद बत्रा जी, मोनिका, राजेंद्र बारिक जी अक्सर हम लोग के साथ कार्यक्रम में रहते हैं, मथुरे जी अक्सर, उनका भी कार्यक्रम जरूर रखना है हमें। हमारे प्रिय मित्र संजीव शर्मा जी जो कि अभी हम लोग को याद दिला रहे थे, और संजीव शर्मा जी और राय सर और हम सभी एक ही उसके पौधे हैं जहाँ से राय सर ने हम लोगों को सींचा है। हमारे बीच में राजेश सराफ जी हैं, और एक और अहमदाबाद से हमारे एक बहुत खास मित्र धनंजय द्विवेदी जी भी हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। और ये जो समागम आप सबने यहाँ रहा और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने सीखी, जिस तरह से अभी राय सर ने सिडोमोनास फेरेंजानी की जो बात कही कि इस तरह से अगर हम साइंटिफिकली लॉजिकली अगर लोगों को हम लोग करते हैं, और सर का स्वभाव एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण है। अभी अगर पंजाई के फंगस की बात हो जाए तो सर के पास इतने सारे उदाहरण है। तो और गोबर को जिसको लोग इस तरह से कहते थे गौ करनी है, जैसा गिरधर जी के मन में भी था, वही बात हमें जब आश्रम में गए तो हमारा भी विचार बदला कि नहीं, गौ सेवा ही जो देश को बदल सकती है। और हमारा जो पृथ्वी दिवस है आज, हमारे जो मदरलैंड है उसमें हम लोग क्या अपना योगदान दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारे मॉडरेटर हैं, हमारे जो परम मित्र, जैसा अभी मथुरे जी कह रहे थे कि इन सबको एक मंच पे जोड़ना, मैं बिल्कुल भी उनका सहयोग नहीं कर पाता हूँ, वो अकेले ही सारा परिश्रम करते हैं, वो क्रेडिट सबको देते हैं, ये बहुत अच्छी विशेषता है। तो मैं बहुत बहुत आभार, बहुत दिल से सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। ये हमारी मीटिंग का समापन नहीं है, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स उसका एक कड़ी है, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स में सभी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के प्रयोग हमारे मथुरेश भाई अक्सर करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, हर बार कुछ नया हम लोगों को जरूर सीखने मिलता है। जो इस तरह के वक्ताओं को आप आमंत्रित करते हैं, जैसे पद्मश्री महेश जी शर्मा की बात कहें, या हमारे डॉक्टर PK राय साहब की बात कहें, या मनीषा जी की बात कहें, इनका बहुत विस्तृत अनुभव है। इनको हम कुछ शब्दों में या कुछ मिनटों में हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इनके साथ तो हम लोग इतने साल हो गए, आज तक हम सर के इतने करीब से, अभी इतनी सारी उनमें खूबियां हैं, या मनीषा जी में इतनी सारी खूबियां हैं, उनका हम बखान नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। और बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तीनों के लिए यदि ये कहा जाए, जो हमारे जो आज के इतने अच्छे वक्ता थे, मतलब जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम किया है, इनके लिए एक लाइन में ये कहा जाए, कहेंगे कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो ये हमारे लिए हौसले हैं। और हमारा कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम अपने आज के चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र सर से इसके लिए इजाज़त चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम को समाप्त करें, इसकी घोषणा करें समाप्ति की। तो आदरणीय
हाँ सुरेश भाई, बहुत सुंदर लगा। मेरे जीवन का तो पहला वेबिनार था, लेकिन लगा नहीं पर है। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मश्री शर्मा जी का, मैडम का, और सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।